नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में स्टैटिक जीके जो आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हो या फिर आप बात की जाए अगर एसएससी की या फिर बात की जाए आरओ की। कहने का मतलब है कि जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, अगर जीके और जीएस है ना आपके सिलेबस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आइए हम लोग इत्मीनान से समझेंगे जीके और जीएस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में स्टैटिक जीके से। आजकल जानते हैं आप लोग कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अपने सेशन के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, बाथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है तेलंगाना, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर बात की जाए बाथुकम्मा त्योहार की, दोस्तों बाथुकम्मा त्योहार जो मनाया जाता है ये खास करके फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। दरअसल होता क्या है कि फसल की कटाई के बाद लोग प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, है ना, क्योंकि फसल अच्छी होती है, तो ये त्योहार मनाया जाता है खास करके। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बाथुकम्मा जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। तेलंगाना के अलावा आप लोग जानते होंगे अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है दोस्तों, है ना, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, अगर आंध्र प्रदेश है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश भी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फसलों की कटाई के बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, बाथुकम्मा के नाम से जाना जाता है। अब अगर वहीं पे बात की जाए फसल कटाई के बाद असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बता देंगे दोस्तों, बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है बिहू। अब अगर दोस्तों बात करें नागालैंड की, है ना, नागालैंड के अंदर आप लोग जानते होंगे हार्नबिल महोत्सव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव अगर आपसे कभी पूछे तो आप क्या बता देंगे, नागालैंड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, बाथुकम्मा, तो बाथुकम्मा त्योहार कहां मनाया जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। वहीं पे अगर असम पूछे तो असम में क्या बता दीजिएगा, बिहू है। और वहीं पे अगर बात की जाए नागालैंड, नागालैंड के अंदर आप लोग जानते होंगे कि जो 7 सिस्टर है उसमें से एक नागालैंड भी है, और नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव, वहां पे हार्नबिल पक्षी भी पाया जाता है और वहीं पे त्योहार जो मनाया जाता है जिसका क्या नाम है, हार्नबिल महोत्सव। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानती होंगे बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दिवाली है, होली है, बसंत पंचमी है ना, तो ये बहुत से त्योहार जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो प्रश्न था बाथुकम्मा त्योहार, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, स्वशासन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि स्वशासन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों ऑप्शन है 1942, 1937, 1920 और 1917। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर 1942 की बात करें तो 1942 में आप लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1942 में हुई थी। अगर बात की जाए स्वशासन आंदोलन की, है ना, तो स्वशासन आंदोलन की बात करेंगे तो कब हुई थी, 1937 के अंदर, है ना, 1937 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके द्वारा स्वशासन आंदोलन चलाया गया था। वही बात करें 1920 में, तो आप लोग जानते हैं 1920 में कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था दोस्तों। कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 में। और 1917 तो सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी जब अफ्रीका से लौट करके आए थे तो सबसे पहला, है ना, सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था क्या नाम था, चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ था भैया, 1917 में। तो ध्यान दीजिएगा, 1917 में बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह, 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, और 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन। कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या चंपारण सत्याग्रह हो, ये तीनों आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था दोस्तों। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्वशासन आंदोलन पूछ रहा है। तो स्वशासन आंदोलन की बात की जाए तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था, जहां पे ये बात की जाती थी कि भाई अंग्रेजों अब जाओ और हमें अपना शासन करने दीजिए। ठीक है, तो ये 1937 का कौन सा आंदोलन था? स्वशासन आंदोलन था। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। आइए दोस्त चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन पे, पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत सूर्य ताप प्राप्त होता है? ऑप्शन है 99%, 89%, 79% और 51%। दोस्तों आपसे इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पहले ये समझिए। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी, मान लेते हैं दोस्तों ये पृथ्वी है और ये क्या है भैया? सूर्य है ना? ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इस पृथ्वी के धरातल पे जो सूर्य का ताप है वो कितना प्रतिशत आता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मान लेते हैं ये सूर्य की किरणें हैं, तो अगर मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर 99% होता तो क्या होता? अगर 99% सूर्य की ताप आ रहा है पृथ्वी पे तो हमेशा सूर्य की किरणें होती। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रातें होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि 12 घंटे के दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो आप मेरी बात समझिएगा, क्योंकि कारण क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो जब ये वाला हिस्सा इधर दिखेगा तो यहाँ उजाला होगा, और जब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो 12 घंटे क्या रहेगा? उजाला होगा, और 12 घंटे क्या होगा? अंधेरा होगा। यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया? बस थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत सूर्य ताप प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि लगभग 50%। तो ऑप्शन में क्या है? 51%। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 51%। तो आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर कभी आपसे पूछा जाए कितना सूर्य ताप प्राप्त होता है तो आप लोग क्या बता देंगे? 51% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्त हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अभी भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। बहुत गर्मा गर्मी थी, है ना, सीटों को लेकर के, कौन से मंत्रालय को लेकर के, सरकार किसकी बनेगी, वहीं से एक प्रश्न आया है दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा पहला घंटा किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए होता है। पहला घंटा किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए होता है। और इसके बाद वाला क्या होता है? शून्यकाल होता है। तो आपसे पहला पूछा गया है तो आपका प्रश्नकाल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नकाल आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद वाला, प्रश्नकाल के बाद वाला समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, है ना, आपसे प्रश्न पूछ रहा है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पे आप देखते होंगे कि महादेव के मंदिर में लोग सोमवार के दिन लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। बड़ा महत्व रहता है सोमवार के दिन का। आप लोग जानते होंगे कि महादेव के लिए, शंकर भगवान के लिए लोग सोमवार के दिन बड़ा महत्व रखते हैं। लोग व्रत भी रहते हैं, खास करके महिलाएं आप लोग देखते होंगे कि सोमवार के दिन ही व्रत रहती हैं। मंदिर जाना हुआ तो सोमवार के दिन ही रहती है। लेकिन भारत के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा भी महादेव का मंदिर है जहां सोमवार का नहीं बल्कि बुधवार का महत्व है दोस्तों। उसका नाम क्या है? बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। और बुद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां है? लखनऊ के अंदर है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां है? लखनऊ के अंदर है। और मैंने बताया ना कि जहां पे आप देखते होंगे कि महादेव का महत्व, शंकर भगवान का महत्व सबसे ज्यादा लोग सोमवार के दिन देते हैं, वहीं पे बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में लोग कहां, किस दिन के लिए जाते हैं? बुधवार को जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या लोग आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आप लोग जानते होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी के अंदर है। कानपुर, हालांकि कानपुर तो चमड़े के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अगर कानपुर का फेमस मंदिर की बात की जाए दोस्तों तो कांच मंदिर कहां पे है? कानपुर के अंदर है। तो कांच मंदिर कहां पे है? कानपुर के अंदर है।
वाराणसी की बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी के अंदर है, और अयोध्या तो सभी लोग जानते हैं भगवान श्री राम का मंदिर है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर जो कहाँ पड़ता है, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। दोस्त आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपसे बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मैं करवा सकूं। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, वह जानवर जो बाकियों से ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। देखिए गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है दोस्तों, है ना, हर व्यक्ति परेशान है गर्मी को लेकर के, है ना, हर जगह गर्मी है, रूम में जाओ बाहर जाओ हर जगह गर्मी ही गर्मी दिखाई दे रही है। ठीक है, पड़ ही रही है, आप महसूस कर रहे हैं, दिखाई क्या देगी, आप महसूस करते हैं गर्मी को। तो आप गर्मी को महसूस कर रहे हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, ऐसा कौन सा जानवर है जो बाकियों से ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है? ऑप्शन है बकरी, गाय, भैंस या स्फिक्ट रोचिला। ध्यान दीजिएगा, स्फिक्ट रोचिला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अगर बात की जाए तो ये जितने जानवर दिखाई दे रहे हैं ये सभी गर्मी सहन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी गर्मी सहन कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा, बाकियों से ज्यादा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, स्फिक्ट रोचिला, एक प्रकार का घोंघा होता है ये दोस्तों। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है तो ध्यान दीजिएगा दक्षिणी इजराइल में दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी इजराइल में, दक्षिणी इजराइल में दोस्तों ये पाया जाता है। दोस्तों आप समझिए, जहां पे आप 50 डिग्री में आपकी ये हालत है ना, 50 डिग्री में, 45 डिग्री में आपकी ये हालत है ना दोस्तों, ये जानवर आप लोग जानते हैं अधिकतम 131 डिग्री तक, ध्यान दीजिएगा 131 डिग्री तक ये कुछ घंटों तक सहन कर सकता है। दोस्तों समझिए, जहां आप 45 में परेशान हो जाते हैं, 50 में परेशान हो जाते हैं, वहां पे ये जो स्फिक्ट रोचिला जो कि कहां पाया जाता है, दक्षिणी इजराइल में। ठीक है, दक्षिणी इजराइल में पाया जाता है, जो 131 डिग्री तक, है ना, 131 डिग्री तक ताप कुछ घंटों तक सहन कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि परमानेंट पड़ता रहेगा, तो भाई जानवर तो जानवर है, लेकिन कुछ घंटों तक 131 डिग्री तक ये सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी बकरी, गाय, भैंस में अगर बात करें तो गाय और भैंस से ज्यादा गर्मी कौन सहन कर सकती है, तो बकरी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये ऑप्शन ना हो कभी और आपसे बकरी, गाय, भैंस या कुछ और दे दिया जाए तो बकरी वहां पे आप कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप जानते हैं 131 डिग्री तक गर्मी सहन कर सकता है। कौन सा जानवर है? स्फिक्ट रोचिला है, जो एक प्रकार का घोंघा है। आइए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध या इसी का एक और नाम है राजघाट बांध, इसी का और नाम है राजघाट बांध। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित की बात की जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कहाँ है तो यूपी और साथ में एमपी, है ना, यूपी और एमपी, है ना, दोनों में पड़ता है, यूपी और एमपी दोनों में पड़ता है। नाम क्या है? राजघाट बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध। किस नदी पे है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? नदी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध कहाँ अवस्थित है, तो क्या बता देंगे? बेतवा नदी पे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना, दोनों का संयुक्त बांध है। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध। आइए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 18 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। आपको बताना है हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था जिसका क्या नाम था? उदंत मार्तंड था, कब प्रकाशित हुआ? दिया हुआ है 18 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अखबार था ना, ये अखबार कैसा था? साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था दोस्तों, ये साप्ताहिक अखबार था। और दोस्तों कहां से प्रकाशित हुआ, तो आप लोग बताएंगे कहां से? कोलकाता। कोलकाता आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कोलकाता से ही 18, है ना, 18 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार, क्या नाम था? उदंत मार्तंड
प्रकाशित हुआ था कहां से? कोलकाता से। तो कोलकाता ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने फिर से कहा कि हमारी कोशिश यही है कि जितने भी साथी देख रहे हैं हम आपसे बहुत कम समय लें आपका, ठीक है, और हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं भाई ये सूर्य है ना, ये क्या है? सूर्य है दोस्तों। अब अगर बात की जाए ये क्या है भाई? पेड़ पौधे हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? पेड़ पौधे हैं दोस्तों। एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। दोनों बातें मैं समझा दे रहा हूं। एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक का मतलब होता है बनाने वाला। दोस्तों उत्पादक का क्या मतलब होता है? बनाने वाला। तो उत्पादक का मतलब बनाने वाला होता है, जैसे आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों से है ना कहां पड़ती हैं? पत्तियों पे पड़ती हैं, और पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो पेड़ पौधे और वनस्पतियां क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्या हुए? वो उत्पादक हुए। क्या हुए? उत्पादक हुए। बात किसकी की जा रही है? मानव की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, किसकी की जा रही है? मानव की जा रही। तो मानव उत्पादक नहीं है, क्योंकि मानव किसी के ऊपर निर्भर है। तो जो किसी के ऊपर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। अब कुछ लोगों को मन में लग रहा होगा कि उत्पादक हो सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो उत्पादक हो सकते हैं आप, कैसे हो सकते हैं भाई? आप खड़े हो जाइए, है ना, पता चले कि आपके सर से टहनियां निकल रही हो, है ना, आपके पास से पत्ती निकल रही हो। अगर मानव से ऐसा आपने कभी देखा हो कि किसी मानव में पत्ती निकल रही हो, टहनियां निकल रही हो, और वो मानव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा हो, तब वो मानव हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो एक उत्पादक मतलब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो मानव की बात की जाए दोस्तों, तो मानव एक निर्माता थोड़ी ना है, मानव तो कोई निर्माता नहीं है दोस्तों। अब बात की जाए प्राथमिक उपभोक्ता की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब यह होता है जो किस पे निर्भर रहे? हरे पौधे वनस्पतियों पर जो निर्भर रहे उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखिए मानव की बात की जाए दोस्तों, तो मानव जो होता है ना वो केवल हरे पौधे वनस्पतियों पर नहीं निर्भर होता है कि नहीं? मानव क्या करता है? मानव के लिए कहा जाता है, या मानव आप लोग भी जानते हैं, मानव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, है ना। तो मानव केवल जो है प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं हो सकते ना, तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता मानव नहीं होंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि केवल द्वितीय उपभोक्ता होंगे, तो मानव द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं हो सकते, अर्थात मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो मानव क्या होता है? प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो था आज जो हम लेकर के आए। लगातार आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलता रहेगा। आपको कैसे लग रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर है चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंचे सबसे पहले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।